नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुटबाजी के बारे में। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ये आरोप लगाए हैं कि उनके यहाँ गुटबाजी को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा किसी का हाथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनकी पार्टी में युवा नेतृत्व को लेकर या किसी नाम को लेकर कोई विवाद नहीं है, सब एक हैं। और सिर्फ बीजेपी के कुछ नेता हैं जो ट्विटर और फेसबुक के जरिए ये भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस में नाम को लेकर लड़ाई चल रही है। वस्तुस्थिति क्या है, इस पर आज जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने नाराज लोगों से कैसे निपट रही है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। मैं अगर बात करूं बीजेपी की तो बीजेपी से पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के शैलेंद्र प्रधान जी, वो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और कांग्रेस की बात करूं तो राकेश चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल यहाँ राकेश जी आपसे बनता है कि ये जो गुटबाजी की बात है उस पर आपके नेता ट्वीट ये कर रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी फैला रही है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी फैला रही है तो क्या आपकी पार्टी इतनी कमज़ोर है कि उसमें कोई कुछ भी कर सकता है? कमज़ोर नहीं है, वातावरण खराब करने की कोशिश करती बीजेपी का शुरू से एक एजेंडा रहा, प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स। सिंधिया जी का भी एक साल पहले से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था ज्योतिरादित्य जी का कि ये बस जाने वाले कांग्रेस से, जबकि बस एक साल तक सिंधिया जी कांग्रेस में थे, ऐसा नहीं है। अभी भी इनने कहा युवा नेता, बुजुर्ग नेता, इनके यहाँ रघुनंदन शर्मा के यहाँ कल मीटिंग हुई है, ये क्या है इनके यहाँ। शिवराज सिंह जी वगैरह ये आगर मारवा गए, वहाँ के 2 एमएलए नहीं आए। रायसेन में क्या कहते हैं ये प्रभारी हो गए, वहाँ के बीजेपी उन्होंने नारे लगाए खिलाफ। तो ये सब हमारे यहाँ नहीं है ऐसा ग्रुप पॉलिटिक्स वगैरह। सब में अच्छा सामंजस्य है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब मिलके चलते हैं। हाँ, ग्रुप मुझे ये बताने कष्ट करें कि नकुल नाथ जी जो आप ही की पार्टी के कांग्रेस से सांसद हैं, इकलौते प्रदेश से, छिंदवाड़ा से, और उनके पिताजी जो हैं वो पूर्व सीएम रहे हैं कमलनाथ जी, अभी पीसीसी के चीफ हैं। इन्होंने खुद ही कहा कि कमलनाथ जी ने युवाओं के नेतृत्व की जिम्मेदारी मुझे दी है। अब इसमें बीजेपी क्या कर लेगी? नहीं, युवाओं के नेतृत्व की जिम्मेदारी सब पे है, उन पे है, सज्जन सिंह वर्मा पे है, जीतू नहीं, पटवारी पे है। सज्जन वर्मा कहाँ से युवा हो जाएंगे? मैं तो इतना पूछ रहा हूँ कि ये नकुल नाथ जी ने क्यों कहा कि सारे प्रदेश के युवाओं के नेतृत्व की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं अब युवाओं का नेतृत्व करूँगा? उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सारे प्रदेश के उनकी जिम्मेदारी मेरे को दी गई है। उनका कहा ग्वालियर इलेक्शन में मेरे को भी प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई है। वैसे ग्वालियर में सेक्टर वाइज हर जगह अलग अलग इंचार्ज बने, जो पुराने मिनिस्टर्स थे और एमएलए, उनको ग्वालियर चंबल में ही मान लेते हैं। चलिए, ग्वालियर चंबल में युवाओं की जिम्मेदारी दी गई, तो छिंदवाड़ा से आया हुआ व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से युवाओं का नेतृत्व करता वहाँ के, या वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वो ज़्यादा युवा अच्छे से उनको कन्विंस कर पाते? नहीं, लोकल लीडर्स तो काम पे लगे हुए हैं, पिछले 3 महीने से लगे हुए हैं वहाँ पे। नहीं, काम पे लगे हैं तो उन्होंने तो लगा दिए काम आपकी पार्टी के, कि वही छोड़ के ही भाग गए कई लोग। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर के भी, इधर से भी जाते हैं उधर से भी आते हैं। नहीं, अभी मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको ग्वालियर चंबल से कोई नहीं मिला? नहीं, वालेंद्र शुक्ला जी हैं, आ गए हैं। अरे वालेंद्र शुक्ला युवा हैं क्या? नहीं, युवा में है ना वहाँ पे, ये युवा हैं। चलिए, युवा में नहीं, युवा में मैं बता रहा हूँ आपको, युवा में हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है वहाँ पे। चलो एक नाम बताओ आप तो, कि ये बड़ा नाम जो है आपके लिए वहाँ पे कैंपेनिंग करेगा। अशोक सिंह जी हैं। ये अशोक सिंह जी युवा हैं? नहीं, युवा मतलब आपके लिए युवा की, सुन तो लीजिए, युवा की परिभाषा क्या है? 60 की है, 70 की है? दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग हैं या कमलनाथ जी जैसे लोग हैं वो युवा कहलाते हैं, या जयवर्धन जैसे लोग कहलाते हैं? दिग्विजय सिंह जी आज भी एक युवा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। अरे अभी आपसे पूछ रहा हूँ, तो जयवर्धन जी क्या हैं फिर? जयवर्धन जी भी युवा हैं, जयवर्धन जी गुन्ना साइड करेंगे, संभालेंगे। मैं आपसे अभी युवा की परिभाषा पूछ रहा हूँ जी, कि कौन होता है युवा? 60-70 साल का होता है व्यक्ति, या फिर जयवर्धन जी जैसा कि भाई 30-35-40 साल तक मान सकते हो आप उसको? नहीं, आप जयवर्धन जी को भी मान लीजिए युवा, जीतू पटवारी को भी युवा मान लीजिए। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि इनको जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? नहीं, इनको दूसरी की जिम्मेदारी दी ना, वहाँ इंदौर का जीतू पटवारी देखेंगे, इंदौर मंदसौर साइड। ये पर सबसे ज़्यादा 16 सीटों पे यही देखेंगे।
इनके अलावा नहीं, वहाँ ये ग्रुप है कांग्रेस ये का, युवा वो देखेगा। अकेले हैं जो वहाँ चंबल में देख पाएंगे। बाकी आप जीतू पटवारी जी का नाम ले रहे हैं, वो भी आपको पता है ग्वालियर चंबल के नहीं है। जी हाँ। ठीक है, नहीं, जयवर्धन जी की जीतू पटवारी इंदौर साइड का इधर का देखेंगे, वहाँ पे जयवर्धन सिंह जी हैं और ये अपने नकुल नाथ हैं, ये लोग सब संभालेंगे। ये लोग सब संभाले, बाकी का किसी का पता नहीं है। अभी तक मैंने पूछा ग्वालियर चंबल प्रॉपर से बताई तो आप किसी का नाम नहीं बता पाए। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ प्रधान जी कि ये जो आरोप आपकी पार्टी पे लग रहे हैं कि आप ही जो हैं वो इनके यहाँ गुटबाजी की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सब अलग, मतलब जिसको कहें एक हैं और आप अलग अलग दिखा रहे हैं इनको। देखिए, अभी इनकी सरकार नहीं है इसलिए कुछ आवाज लग गई है, वरना हर मंत्री कोई मुख्यमंत्री के साथ था, कोई माननीय दिग्विजय सिंह के साथ था, कोई माननीय ज्योतिरादित्य जी के साथ था। रोज अखबारों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। अब क्योंकि ये विपक्ष में आ गए तो अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनके यहाँ गुटबाजी फैला रही, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके यहाँ वो एक परिवार, जैसे माननीय दिग्विजय है तो जयवर्धन आ गए, कमलनाथ है तो नकुलनाथ आ गए, बाकी इनके लिए बाकी कार्यकर्ता की बहुत अहम वैल्यू है या बहुत उसका मान सम्मान है, ऐसा मैं सोचता हूँ ठीक है। अभी हालांकि ये हालात आपके यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है परिवारवाद को अभी अपन दरकिनार करते हैं, पर कांग्रेस की तरह अब बीजेपी में भी हो गया है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, उनकी संगठन भी उपेक्षा कर रहा है, सत्ता भी उपेक्षा कर रही है। आप जैसे लोग हैं या जिन्होंने अभी कल मीटिंग की है रघुनंदन शर्मा जी के यहाँ, चाहे धीरज पटेरिया जी हों, रमेश शर्मा, गुट्टू भैया हों, बहुत सारे, आज अजय बिश्नोई ने भी कई सवाल उठाए हैं। तो ये आपके यहाँ भी तो चल रहा है, लोग कहीं ना कहीं खुश नहीं हैं। देखिए, एक मूल परिवर्तन आप देखेंगे, पहले क्या होता था, मंडल के भी अगर चुनाव होते थे, वार्ड के भी चुनाव होते थे, तो कार्यकर्ता संघर्ष करके जीत के आता था। पर ये मानिए 10 साल समझ लें या 5 साल समझ लीजिए, एक परिपाटी आ गई कि माननीय जो विधायक कहेगा जिस क्षेत्र का, वही वार्ड का अध्यक्ष होगा, वही मंडल का अध्यक्ष होगा, और सब विधायक चाहेंगे वही जिला अध्यक्ष होगा। तो बाकी जो माननीय विधायक के साथ नहीं है या माननीय सांसद के साथ नहीं है, तो वो कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं उपेक्षा होती है। और ये बात कहीं ना कहीं खुल के संगठन में आ रही है। इसके ऊपर संगठन निश्चित ही समुचित ध्यान देगा। पर यहाँ ये भी बात उठ रही है कि पहले बीजेपी में सत्ता और संगठन दोनों अलग अलग हुआ करते थे। सत्ता के लोग वो कहलाते थे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो या मुख्यमंत्री, मंत्री, ये लोग सत्ता के लोग कहलाते थे। संगठन के लोग संगठन के पदाधिकारी कहलाते, जैसा आपने कहा, मंडल का अध्यक्ष हो, जिले का हो, प्रदेश का हो, मोर्चे, विभिन्न आपके जो अनुसांगिक संगठन हैं उनके पदाधिकारी। पर अभी देखने में ये आ रहा है कि आपके यहाँ संगठन भी जो है वो पिछलग्गू बन गया है। सत्ता की में जो लोग बैठे हैं बस उन्हीं की मतलब अगुवाई हो रही है, उन्हीं का सब कुछ जिसको कहें बात मानी जा रही है। प्रदेश पदाधिकारियों की, जिले की या पुराने नेताओं की, कार्यकर्ताओं में कोई फर्क ही नहीं है। पहले एक संगठन महामंत्री माननीय कप्तान सिंह जी थे, तब ये परिपाटी नहीं थी। फिर माखन सिंह जी आए, फिर अरविंद मेनन जी आए, अब माननीय सुहास वाला जी हैं। तो ये परिपाटी कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव संगठन में हो, वो बदलती गई और उसका ही अंजाम है कि कहीं ना कहीं राजी नाराजगी कार्यकर्ताओं में है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी कि जो हालात इस समय बन रहे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस को पता नहीं है कि किस मुद्दे पर आंदोलन करना है। कुछ भी मुंह उठाया और कुछ भी बोल दिया, कहीं कुछ भी कह दिया, दो नेताओं ने कह दिया, बाकी संगठन का कहीं अता पता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस में? नहीं, संगठन है, बराबर है,
जो लोग भी ग्वालियर डिवीजन में सिंधिया जी के साथ चले गए थे, उसके बाद वहाँ नई जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस बन गई हैं और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है संगठन नहीं है पार्टी का। तो मुझे ये बताएं कि आपसे जब मैंने पूछा कि कौन नेतृत्व करेगा ग्वालियर चंबल के उपचुनाव में जो विधानसभा के होने वाले हैं, तो आपने कहा बालेंदु शुक्ल करेंगे। हाँ, सब अब इतने सुन तो लीजिए, इतने बुजुर्गवार नेता जो 75 साल के ऊपर हो रहे हैं, जी। सवाल ये हो रहा है कि क्या इतने महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए, तो क्या 4 महीने में आप वहाँ कार्यकर्ता नेता नहीं तलाश पाए अपने? देखिए, सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे, सीधी बात। अरे वो मिलके तो तब लड़ेंगे जब एकजुट हों, जब वो आपस में ही लड़ मरेंगे तो फिर कैसे लड़ेंगे? नहीं है कहीं किसी में ऐसे नहीं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, देखिए संगठन का काम होता है कि एक एक जगह वो अपने पदाधिकारी बिठाता है। आपके यहाँ तैयारी नहीं है, ना मंडल स्तर पर है, हमारे यहाँ सेक्टर बने हुए हैं और हर सेक्टर पे 2 सेक्टर पे जिम्मेदारी दी है। एक एमएलए को दी है, मिनिस्टर को दी, जो पहले रहे हैं वहाँ पे। उसमें कहते हैं कि सब सीनियर लोगों को रखा गया है। उसके अलावा मीडिया सेल वालों को अलग इंचार्ज बनाया है, सेवा दल वाले अलग कर रहे हैं, एनएसयूआई वाले अलग कर रहे हैं। ऐसा नहीं, सारा बराबर टीम लगी हुई है, सारे लोग लगे हुए हैं। पर अब ये कहाँ लगे ये अभी जनता को नहीं दिख रहा। पर नहीं, वहाँ कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में कर रहे हैं काम। अब वो तो पर जनता अब ये चुनाव के रिजल्ट बताएंगे क्या होगा। जनता के इशू तो निकल कर ही नहीं आ पा रहे ना। नहीं, जनता के इशू भाई अगर जनता की कोई समस्या है, आप बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार गिरा दी। अरे भाई, आपकी सरकार में कौन से लाल लटक रहे थे जो जनता कहे कि नहीं साहब आपकी सरकार नहीं गिरना चाहिए थी? वो तो आपके यहाँ भी 4 लोग थे, वो मलाई खा रहे थे, 40 जो हैं वो पैदल घूम रहे थे, जैसे अभी बीजेपी में घूम रहे हैं। नहीं, ग्रुप पार्टी देखिए, अब वो तो सब जगह होती है। अब इनके यहाँ भी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, उमा भारती है। तो कुछ लोग किसी के साथ जुड़े रहते हैं, कुछ लोग ये तो सत्ता की बात होगी। मैं आपसे संगठन सत्ता दोनों की बात कर रहा हूँ। भाई आपने भी अगर मान लीजिए 1.25 साल सरकार चलाई, तो हुआ ये कि निगम मंडल खाली पड़े रहे और आपकी सरकार चलती बनी। आप जैसे लोग धक्के खाते रहे इधर से उधर, जिसको रहते ना रिया रहे थे कि अरे साहब कुछ तो बना दो। तो जाते जाते सुन तो लीजिए, जाते जाते उन्होंने रेवड़ी बांटी, वो भी 5 दिन। जब उनको लगा कि अब सरकार गिरने वाली है अगले 2-4 दिन में, तो उन्होंने फटाफट 24 घंटे में नियुक्तियां कर दी। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिससे समयानुसार काम नहीं हो पा रहा आपका? समय अनुसार क्या, उस टाइम देखिए, अब दूसरी समस्याएं थी, उसको देखने में लगे रहे। वो नहीं, अब तो नहीं है ना। तो अब नहीं है तो अब तो करिए। हाँ, अब इलेक्शन के बाद पता चलेगा अभी क्या स्थिति है। तो अब देखिए, इनकी अगर आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, तो इनके यहाँ ये तो तय है कि साहब इनके 22 सीटों पे तो तय ही हैं कि ये 22 तो वही के वही रहेंगे जो आए हैं। अब अभी सुन तो लीजिए, जी 22 प्रत्याशी इनके यहाँ तय होगा या 24 होगा मान लीजिए। आपके यहाँ तो अभी पूरे 27 तय होना है। अब मैं आपके भी इनके एक प्रत्याशी के बारे में बता दूं। पहले वो बेंगलोर में बैठ के सौदेबाजी कर रहे थे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे। अभी वो कह रहे हैं मैं 35,000 लोगों से मिला, कल कह रहे थे मेरा कोरोना नहीं है, आज पता चला कि कितना फैलाएगा, खुद ही कोरोना होगा। अरे तो मैं ये पूछ रहा हूँ, सुन तो लीजिए, आपको ऐसा नेता चाहिए जो घर पे दरवाजे बंद करके बैठा रहे, जनता से ना मिले। नहीं मिले, सावधानी बरते। अरे तो सावधानी, जब जनता में अगर किसी को हो गया है तो उसको भी होगा। वो तो नारे लगा रहे थे ना। तो सुन तो लीजिए, जनप्रतिनिधि वो होना चाहिए जो जनता के सुख दुख में हो। ठीक बात है कि नहीं? अब तो सुन तो लीजिए, तो बहुत आसान था किसी भी मंत्री या जनप्रतिनिधि के लिए कि ठीक है भैया हम तो घर में बंद हैं, लॉकडाउन है, हम कहीं नहीं निकलेंगे। पर एक जनप्रतिनिधि वो भी हैं कि नहीं भाई हमको तो जाना है, गरीबों को राशन भी बंटवाना है, उनका सुख दुख भी देखना है, तेरे यहाँ पानी है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, सब पे बात कर रहे हैं ना वो। तो आपके तो नेता जो है घर में घुसे बैठे। कैसे कर रहे? जीतू पटवारी जी अभी इंदौर में अरेस्ट हुए। अरे ये अरेस्ट काय पे हुए? जी हाँ, काय पे हुए अरेस्ट? काय पे हुए? जो आपने जब ये कोई जनता का काम था क्या? पहले जो करना चाहिए था आपने वो नहीं किया, ये बाद में अब आप कर रहे हो। जब जिस समय आदमी भूखों मर रहा था, उसको रोटी चाहिए थी, उसको राशन चाहिए था, तब तो आपकी पार्टी के लोग अंदर बंद थे कि नहीं? आपके खुद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी भोपाल में प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस का, वहाँ 1 महीने तक नहीं गए। नहीं, ऐसा नहीं है, एक महीने बीच में जाते थे। अभी अरे सुन लीजिए ना, मैं तो आपको ऑथेंटिक रिकॉर्ड दे रहा हूँ, आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। अग्रवाल ने जब ज्वाइन किया, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जी पीसीसी में थे। अब आप सुन लीजिए, मैं पूरे आपको अप्रैल का रिकॉर्ड दे सकता हूँ अगर आप कहें तो। मैं मई का रिकॉर्ड दे सकता हूँ आपको। आप इस तरीके की बातें झूठी मत पर समय पे सुनिए, समय नहीं, जब कोरोना चरम पर था वो अप्रैल माह था,
तो सवाल यह है कि उस समय जबकि लोगों को मदद की जरूरत थी, तब आपकी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो घर पे पड़े हुए थे, अपने क्षेत्र तक में नहीं गए, विधानसूभा क्षेत्र छिंदवाड़ा में। बताइए आप वो हो क्या है, वो कैसे नहीं गए? 3 अरे दिन रहे छिंदवाड़ा। कब गए हैं वो, आप बताइए, चलिए कब गए हैं? जून में जैसी खत्म हुआ तो गए लॉकडाउन। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बाकी के अप्रैल मई ये जो 2 महीने जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आप गए नहीं, और अब आप गाने गा रहे हो कि नहीं साहब हम तो बहुत जन हितैषी हैं। ये गलती आपकी पार्टी की है कि नहीं? ये कौन देखेगा? ये संगठन ही देखेगा ना। जिला स्तर पे संगठन है, वो अपना काम कर रहा है बिलास से, वहाँ हर जगह कमलनाथ जी यहाँ भी जरूरी नहीं है। हाँ, तो यही बताइए आप जनता को, क्या जरूरत नहीं है हमारे कमलनाथ जी जैसे बड़े बड़े नेताओं की कि वो जनता के बीच जाएं? जनता के बीच नहीं जाएंगे तो ना कोरोना होगा ना कुछ होगा। वो अपना हेडक्वार्टर ग्वालियर कर रहे हैं, आपको मालूम इलेक्शन तक। अरे वो तो हेडक्वार्टर ग्वालियर क्या, उसी में विधानसभा क्षेत्र में भी कर लें। सवाल ये है कि जनता तो देख रही है ना कि कौन उनके सुख दुख में काम आया। आपका नेता तो काम नहीं आया ना उनके लिए, आपको क्यों वोट मिलेंगे ग्वालियर चंबल? लोकल में जो इलेक्शन लड़ रहा है वो लगा हुआ है वहाँ पे क्षेत्र में। अरे मैं आपसे अभी आप मैं एक पूछता हूँ, आप दूसरे इलेक्शन लड़ने वाले का तो नाम पता ही नहीं है अभी। नहीं ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। आपने 17 कैंडिडेट, चलिए मुझे एक का नाम बताइए कि ये सीट से फाइनल हो गया, बताइए। चलिए 27 में से, अरे भाई साहब इतना तो बता दीजिए, 27 में से कौन सी सीट पे आपने फाइनल करके घोषणा कर दी है? घोषणा नहीं करी लेकिन है फाइनल। और अब फाइनल ऐसे कैसे होते हैं भाई? फाइनल भाई जो प्रत्याशी होगा वही उस क्षेत्र में मेहनत करेगा। आप भी जानते हैं जनप्रतिनिधि बनना होगा, जिसको विधायक बनना होगा वो जाएगा। उनको कह दिया आपका जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं जा रहा तो बाकी कौन जाएगा? वो लोग अपना कर रहे हैं, समय आएगा जब ये भी जाएंगे। ऐसा नहीं है, कमलनाथ जी जाएंगे, दिग्विजय सिंह भी जाएंगे, सब जाएंगे। सवाल ये जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी तो नहीं गए ना। आपने कोरोना में सवाल उठाया इसलिए मैंने ये सब चीज़ें आपसे पूछी। चलिए मुझे ये बताइए कि अगर ये हालात अगर लंबे समय तक खिंचते हैं इसी तरीके के कि संगठन जो है वो निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है, प्रत्याशी चयन में देरी हो रही है, आपकी गुटबाजी खुद ही बढ़ रही है, खुद ही कह रहे हैं कि साहब इसका नेता ये, उसका नेता ये। अब आप मुझे बताइए कि केपी सिंह हो या डॉक्टर गोविंद सिंह हो, इनको नेता प्रतिपक्ष आप बना देते विधानसभा में तो भी समझ में आता। अब वो भी सब परेशान है कि यार हर पद जो है वो कमलनाथ जी ले लेते हैं, उनका तो कहीं कुछ नंबर ही नहीं लगता। नहीं, वो तो इलेक्शन तक है, छोड़ बनाए देंगे इसके बाद बस। तो बता देना उसका नाम भी कि कौन केपी सिंह बनेंगे कि डॉक्टर गोविंद सिंह बनेंगे। हाईकमान तय करेंगे कौन बनेगा। तो वो अभी 5 महीने में तय नहीं कर पाए। अब अभी उनको लगता है इलेक्शन तक कमलनाथ जी ठीक है, तो चलने दो कमलनाथ जी को, ठीक है। चलिए बताइए साहब, प्रधान जी आपको क्या लगता है, कांग्रेस डिसीजन नहीं ले पा रही है टाइमली, इस वजह से जनता को परेशानी भी होती है और साथ साथ एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका है उसका भी निर्वहन नहीं हो पा रहा? देखिए बेसिक इनके यहाँ क्या है, वो 1 हैंडेड पूरा सिस्टम चल रहा है। माननीय उधर दिल्ली में एक परिवार और मध्य प्रदेश में दूसरा परिवार, ये नहीं चाहते कोई तीसरा आदमी डेवलप हो। अच्छा, यहाँ पे तो 2 लोगों ने हाथ मिला लिया, उसके अलावा कोई तीसरा का नाम आ जाएगा तो निश्चित ही इनके परिवार या इनके वंशज वाले जो लोग हैं जिनके ऊपर ये एक मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, दूसरा यूथ कांग्रेस का टॉप लीडर बनाना चाहता है, तो उनको लगता है अगर हम नेता प्रतिपक्ष किसी दूसरे की डेवलप किया, उसकी पर्सनालिटी बन गई, तो आगे जाके वो नेता ना बन जाए। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जाके परिवारवाद नहीं है। नहीं, पर परिवारवाद नहीं, पर उपेक्षा तो आपके यहाँ भी शुरू हो गई है। आपका शिवराज सिंह जी फिर से वापस आ गए। हाँ, देखिए सबसे चर्चित नाम या सबसे पॉपुलर फेस आज की तारीख में माननीय शिवराज जी थे, हैं, आगे भी रहेंगे। नहीं, पर वो हैं, बने रहे, पर सवाल ये बाकी के जो फेस हैं, अजय विश्नोई हैं, आप हैं, ये लोग क्या करें? भाई आपकी बात पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ कुछ त्रुटियां आई हैं और संगठन इस पे निश्चित ही संज्ञान ले। बहुत अच्छी बात। अब आप यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी कि इनके यहाँ तो चलिए लोग बैठक करके शांतिपूर्ण ढंग से बैठकों के माध्यम से आपस में जिसको कहते हैं ना बातचीत करके मसलों को सुलझा लेते हैं।
आपके यहाँ तो ये हो ही नहीं रहा है। आपके यहाँ तो कोई बात उठाता है कि भाई ये मेरी मांग पूरी करो, तो आपके यहाँ मुख्यमंत्री कह देता है भाई निकल ले तू सड़क पे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ तो देखिए आप, इनको अपने हेल्थ उस पर विश्वास नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। शिवराज सिंह जी जाके वहाँ पे एडमिट हो गए चिरायू में। कमलनाथ जी ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी कराई थी, हमीदिया अस्पताल में जाकर कराई थी, जैसे आम आदमी कराता है। मतलब अभी कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, अब वहाँ जाके शिवराज सिंह जी ढोंग कर रहे हैं, कहीं कपड़े धो रहे हैं, कहीं कह रहे हैं मैं चाय बना रहा हूँ। इससे क्या होना जाना है? नहीं तो ढोंग क्या है इसमें, तो अच्छा है ना, स्वावलंबन भी प्रदर्शित होता है कि मुख्यमंत्री जी जैसा व्यक्ति साधारण मरीज की तरह वहाँ रह रहे तो फिर उसमें हैं। चैनलों में उसमें प्रोपेगेंडा करने क्या जरूरत है उसका? तो ये जो चीज़ है इसमें क्या दिक्कत है? अगर ये सामने आता है और इसका अनुकरण करते हैं लोग तो अच्छी बात है ना, कि लोग अपना काम खुद करें। लेकिन कमलनाथ आप तो उन गांधी जी के अनुयायी हैं, महात्मा गांधी जी के, जो सारा काम खुद करते थे। हमारे यहाँ जब कमलनाथ जी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी कराई हमीदिया में, तो हम लोगों ने प्रोपेगेंडा नहीं किया। हाँ, ये आप कह सकते नहीं, देखिए ये आप कह सकते हो कि वो प्राइवेट अस्पताल में। या प्रधान जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या एमपी गवर्नमेंट के पास एक भी अस्पताल ऐसा नहीं था कि जिसमें सरकारी लोग कम से कम सरकारी अस्पताल में भर्ती होते, या सरकारी कोई संस्थान ऐसा डेवलप कर लेते? एम्स तो था ही आपके पास भोपाल में इतना बड़ा। क्योंकि एक कोर्ट डिसीजन आया है कि समस्त अधिकारी और समस्त नेता अगर सरकारी, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े और वो स्वयं सरकारी अस्पताल में इलाज कराए, तो देश की व्यवस्था सुधर जाएगी। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि हमारे शासकीय जो उपक्रम या शासकीय विभाग या शासकीय अस्पताल या शासकीय विद्या के केंद्र हैं, उनमें अगर सरकारी सिस्टम उससे उसको मोटिवेट करेगा, उसको प्रेरणा देगा, तो देश में क्रांति आ जाएगी। इस पे कोई विवाद नहीं। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा, अब चूँकि राकेश जी आपको फिर ये थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा, पर सवाल ये है कि अगर सरकारी अस्पतालों की बात हो रही है तो चलिए, पूर्व सीएम ने अपनी उंगली का ऑपरेशन कराया हमीदिया के अस्पताल में, परंतु चिकित्सक बुलवाए थे प्राइवेट वाले। अब वो हॉस्पिटल वालों ने कहा होगा, वो तो जो बुलवाए थे उन्होंने नहीं कहा होगा तो आप भी मतलब 1.25 साल में, और उससे पहले जो 50 साल आपके रहे हों, 60 साल रहे हों सरकार के सत्ता के, उसमें आप ऐसा एक डॉक्टर तैयार नहीं कर पाए मध्य प्रदेश तो एम्स किससे सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एम्स जो है वो आपकी देन नहीं है भोपाल में। चलिए, मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा, आप भी 60 साल में एक डॉक्टर पैदा नहीं कर पाए मध्य प्रदेश में जो हड्डी का स्पेशलिस्ट होता, या जिससे ऑपरेशन कराने का साहस आपके पूर्व मुख्यमंत्री जुटा पाते? नहीं, वो तो आप देखिए, वो उनका अपना मामला, लेकिन वैसे ऐसा नहीं है। ओपी शर्मा वगैरह अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो उन्होंने भी रिस्क लेना उचित नहीं समझा। ये बोलिए वो हॉस्पिटल, इसको आप भी स्वीकार करिए बड़े बेबाकी से, जैसे प्रधान जी ने स्वीकार किया, क्योंकि ये जनता देख रही है आपको। जो दर्शक देखते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि कहाँ आप झूठ बोल रहे हैं और कहाँ आपने धृतराष्ट्र की तरह, धृतराष्ट्र तो अंधे थे, आप धृतराष्ट्र बन के आंखें बंद कर रहे हैं। इस बारे में हमको जानकारी नहीं है कि उनको हॉस्पिटल वालों ने कहा कि उनने कहा, अपन को नहीं पता। नहीं, पर सवाल ये है कि ये तो सभी जगह पता था, आपको भी पता है, पर आप दर्शकों को बता दीजिए कि हाँ साहब, 60 साल हमने भी राज किया, पर हम 60 साल में एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना पाए कि वहाँ वहीं की दवाएं, वहीं का संसाधन, वहीं का डॉक्टर हमारे इलाज करता। हिंदुस्तान में इतने एम्स बने, सबके अनियन बना दिए थे। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, अगर एम्स की बात है तो कमलनाथ जी एम्स क्यों नहीं चले गए? नहीं, कमलनाथ जी नहीं, उनको हमीदिया हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा आम आदमी में अच्छे। तो वहाँ प्राइवेट डॉक्टर को क्यों बुलाया? प्राइवेट डॉक्टर क्यों बुलाए? तो उनका कैसा मामला था, क्या था? हाँ, तो ये बताइए ना जनता को कि आपको भी विश्वास नहीं है अपने सरकारी डॉक्टरों पे, बोलिए ना। नहीं, सर जानकारी नहीं है कि नहीं, जानकारी तो है, पर आप छुपाना चाहते हैं। देखिए, दर्शकों के सामने आदि गोलमाल मत करिए। जिस बेबाकी से अभी प्रधान जी ने कहा, आपको भी कहना चाहिए कि हाँ, हमारे नेता ये दोहरा चरित्र रखते हैं, और रखते हैं तो रखते हैं। बताइए आप। मेरे को ये नहीं पता कि कौन से प्राइवेट डॉक्टर बुलाया था उन्होंने, क्या किया, मेरे को जानकारी नहीं। तो रखना चाहिए आपको ये जानकारी, ताकि इससे ये भी लोगों को पता चले कि हाँ साहब, ये जो आडंबर करते हैं कुछ नेता, वो वाकई कितने संजीदा हैं जनता के
हितों के प्रति, जनता की सुख सुविधाओं के प्रति आपको रखना चाहिए। आप एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं। चलिए, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं कि ये अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं कि बीजेपी अब सरकार में है, आपको निरंतर लग रहा है कि अरे साहब ये सरकार गिर पड़ेगी और फिर से हम आ जाएंगे सत्ता में, एक ऐसा कारण बताइए, दो ऐसे कारण बताइए कि क्यों जनता आपको आने वाले उपचुनाव में लाइक करे। नहीं, हम लोग देखिए, एक तो हम लोगों ने किसानों का पैसा माफ़ किया है, उसके अलावा कहते हैं कि लाइट के बिल कमलनाथ जी ने वो कम कर दिए, उससे लोगों के लाइट के बिल कम हो गए, काफ़ी कम हो गए, वो फ़ायदे आम जनता तक पहुंचा है। उसका हमको रिजल्ट झाबुआ इलेक्शन में मिला और अभी मिलेंगे। अच्छा, और सीधी बात, चक्कर का जनता ऐसा बेवकूफ़ नहीं है जो 1 साल पहले आप कांग्रेस से खड़े हो गए, 1 साल बाद जाके आप बीजेपी से खड़े हो गए। जनता सब समझती है आजकल, बहुत समझदार। नहीं, जो लोग खड़े हो रहे हैं वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस इसलिए छोड़ी कि यहाँ पर जनता के हित के काम नहीं हो रहे थे। हम कहते थे ये सड़क बना दो, कमलनाथ जी गवर्नमेंट स्वीकृति नहीं दे रही थी। हम कहते थे परियोजना पानी की ले आओ, स्वीकृति नहीं दे रहे थे। जब आप विकास के कार्य नहीं करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो अरे सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। ये आपके सामने जो एक चित्र दिख रहा है जिसमें ये प्रद्युम्न लोधी दिख रहे हैं या सुमित्रा देवी दिख रही हैं, ये तो आप ही के लोग हैं ना। और ये बिना किसी प्रलोभन के आए और इन्होंने क्या कहा कि हमारे क्षेत्र में 900 करोड़ की एक परियोजना थी, वो लंबित पड़ी थी, ये इन्होंने नहीं किया। देखिए बीजेपी वालों ने कर दिया, शिवराज जी ने कर दिया। उसमें पैसा कब तक पहुंचता, क्या पहुंचता, सब देखते अरे हैं। अभी तो वो बात नहीं, सवाल ये है, घोषणा हुई है अभी। सुन लीजिए, ये दोनों तो चुनाव ही नहीं लड़ने वाले, ये भी आपको पता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग असंतुष्ट होकर आपसे गए हैं या जा रहे हैं या अभी और जाने वाले हैं, आप ये बात क्यों समझने को तैयार नहीं है कि नहीं भाई कुछ कमियां थी गवर्नमेंट में जिसकी वजह से काम नहीं हुए टाइम पर, उस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा है। साफ बात यह है, ज्योतिरादित्य जी को कांग्रेस छोड़ के जाना था, वो सब कांग्रेस, उनको टिकटें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिलाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको मंत्री बनवाया, इसलिए उनकी मजबूरी थी, वो कोई भी बहाना करके सिंधिया जी के साथ जाते थे, गए हो। ये तो सिंधिया जी क्यों गए? सिंधिया जी का था उनको सीएम बनना था, सीएम नहीं बन पाया तो चले गए। आपने क्यों नहीं बनाया? जब आपने मैंडेट उनके नाम पे लिया, आपने जनादेश उनके नाम पे लिया, तो क्यों उनको नहीं बनाया? हमारी पार्टी ने ये कभी नहीं कहा था कि ज्योतिरादित्य सीएम होंगे। हमारे पार्टी बाद में तय करती है कि हाईकमान तय करता कौन सीएम होगा। तो आपने युवा के चेहरे पे चुनाव लड़ा और बना दिया एक बुजुर्ग को। चुनाव सब लोग मिलकर लड़े थे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे पचौरी जी हों, चाहे ज्योतिरादित्य जी हों। एक क्षेत्र में ज्योतिरादित्य जी की जिम्मेदारी थी, ग्वालियर संभाग में, ये बात सच है। और सबसे ज़्यादा सीटें भी वहाँ से आई, ये भी सच है, बोलिए ना। हाँ, वो सच तो है। अब आप ये भी बोलिए कि उनको ये भी आश्वासन दिया गया था कि हम आपको चलिए सीएम नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे कांग्रेस का, आपने वो भी नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष नया उन्हीं के कारण नहीं बनाया, बनाते उनको, चली गए वो। बनाते कब? जब आपने राज्यसभा तक का पद नहीं दे रहे उसको अगले को, तो वो तो जाएगा ही ना अगला तो आपके यहाँ से। उनको सेंटर मिनिस्टर बनना था। अरे वो बनना अलग चीज़ है, पहले तो आपकी बात उठ रही है ना कि अगर आप उनको राज्यसभा का पद दे देते, आप उनको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद राज्यसभा की टिकट उनको देते, ऐसा नहीं रहते तो रहते तो बात ही करनी चाहिए। ऐसे ही फिर पता चला वो किसी कोने में पड़े रहते। आपकी पार्टी में तो कोई अभी भी नहीं सुन रहा, तो बाद में क्या? देखिए, आप उनको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहा, ऐसा नहीं है। इतने साल सेंटर मिनिस्टर रह लिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अभी भी थे वो, प्रियंका गांधी के संग यूपी के इंचार्ज थे। तो ये जो कमलनाथ जी हैं, इनको कभी कुछ नहीं मिला था, पहली बार मिला। कमलनाथ जी को उनकी सीनियरिटी का उनको मिला, उसमें क्या दिक्कत? तो सवाल यही है ना, जो राजस्थान में नौटंकी चल रही है उसमें भी यही तो देखने को मिल रहा है कि जिस सचिन पायलट के नाम पर आपको जनादेश मिला, आपने उसको कोने में कर दिया। सचिन और सुन लीजिए, और उसके बाद आपने कहा नहीं साहब हम इनको नहीं बनाएंगे, अभी इनको बहुत समय है। तो आप बता दीजिए कि गहलोत जी कौन सी उम्र के थे जब सीएम बने थे? वो भी उसी के आसपास थे ना। हाँ, हमेशा। तो अब इस तरीके की बातें करना क्या? जब आप युवाओं को देना ही नहीं चाहते हैं कमान, तो क्यों आपके साथ युवा वर्ग आएगा और क्यों जनता आएगी आपके साथ? ये जो कमलनाथ जी की मिनिस्ट्री थी, इसमें आपके 14 लोग करीब जो थे वो युवा थे, और उसमें से 3 जो थे वो 4 जो थे वो आपके परिवारवाद एक ही परिवार से थे। ये भी बताइए जनता को। हाँ, वो जनता ने चुना था। कोई पुत्र था, कोई दामाद था, कोई भतीजा था, ये भी बताइए ना। देखिए, वो जनता में इलेक्शन लड़ के एमएलए बन के आए थे। तो जरूरी था कि आपने जब केपी सिंह जैसे, विसाहू लाल सिंह जैसे सीनियर लोगों को छोड़ा तो उनको ले लेते बजाय इसके। अगर आप जब बुजुर्ग कर रहे थे तो परिवार युवा होगा तो आपके परिवार का हो कांग्रेस के तो चलेगा, और नहीं तो बुजुर्ग चलेंगे। ऐसी पॉलिसी है क्या? ये अपना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता, किसको बनाना है किसको नहीं।
अभी आपको नहीं पता कि क्या पॉलिसी है। चलिए प्रधान जी, यहाँ एक बात और उठ रही है कि कांग्रेस में ये भी कहा जा रहा है कि साहब बार बार बीजेपी जो है हमारी तरफ तो उंगलियां उठा रही है, परंतु ये भी देखने में आ रहा है कि जो लोग प्रोवोक हो रहे हैं या आक्रोशित होकर जा रहे हैं आपके यहाँ, वो सब के सब कहीं ना कहीं पहले से प्रेजुडिस थे या पहले से ही उनको लग रहा था कि नहीं आप कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए उनको छोड़ के चलना चाहिए। आप उसका और क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, वो डूबती नावों से समझदार आदमी जल्दी निकल देता है, वरना उसको मालूम है कि नाव तो डूबने वाली है। तो लगभग कांग्रेस की स्थिति डूबती नाव जैसी है। जो जल्दी निकल आएगा वो जीवित बचेगा, जो नहीं निकलेगा वो आप समझ लीजिए क्या हो। नहीं, पर अब जो हालात बन रहे हैं उसमें ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके असंतुष्ट जो हैं वो कांग्रेस में चले जाएं। शुरुआत तो हो ही गई है कि मान लीजिए बालेंदु शुक्ला हो गए, कन्हैया लाल अग्रवाल हो गए, ये तो जा ही रहे हैं अब। देखिए, ये लोग मूल रूप से बालेंदु शुक्ला जी भी कांग्रेस से ही आए थे। वो केएल अग्रवाल, अगर आपको याद हो, समाजवादी, तो उन लोगों को पद उनके लिए प्राथमिकता है और उनको विधायक का चुनाव का टिकट वो चाहते थे। निर्दलीय पिछली बार लड़ लिए, तो अब की बार उनको निश्चित ही दूसरी बार टिकट, जब निर्दलीय आप लड़ चुके हो तो आपको कैसे मिलेगा। तो उनका करियर दी एंड हो रहा था, तो बाहर हो। और ये जो स्थिति बन रही है कि बहुत से लोग आपके यहाँ आते जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी में जो पुराने लोग हैं वो अब व्यथित हो रहे हैं कि साहब उनके आने की वजह से आप लोगों के स्थान कम हो रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ आवाज़ उठा दी गई है और हाई कमांड उस पर संज्ञान लेगा। तो क्या अब आने वाले समय पे ये पलायन जो कांग्रेस की तरफ से हो रहा है वो रुक जाएगा या और बढ़ेगा अभी? देखिए, कांग्रेस से पलायन हो रहा है वो डूबती नाव का है, तो उसके बारे में तब नाव डूब रही है तो लोग पलायन तो करेंगे, जान बचाएंगे। तो आपके यहाँ से जो आ रहे हैं डूबने आ रहे हैं हमारे यहाँ, मतलब इनका कहना ये है प्रधान जी का कि जो इनके यहाँ चुके हुए लोग हैं वो आपके यहाँ आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, इनके यहाँ से सरताज सिंह आए, फिर उधर चले गए, फिर आपके दमोह साइड वो आए, तो वापस वो भी आपके पहुँच गए। नहीं, आप अभी इनका बताइए ना, बालेंदु शुक्ल का और कन्हैया लाल अग्रवाल जी का। नहीं, बालेंदु ये बहुत चमकदार नेता हैं क्या उस क्षेत्र के? हाँ, इनका अपना असर है, मंत्री रहे लंबे समय तक। वो सबसे बड़ी चीज़ क्या, इन्हीं के साथ ही थे वो ज्योतिराजे के। और दोनों युवा नेता हैं। नहीं, युवा तो नहीं है, लेकिन अनुभव है, अनुभव का लाभ पार्टी लेगी उनके। तो मान लीजिए इन दोनों को अगर पार्टी आपकी टिकट दे देती है जी, तो उस क्षेत्र के जो युवा हैं, उस क्षेत्र के जो मूल कांग्रेसी हैं, क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा? नहीं, देखिए, हम लोग पार्टी में उस पर टिकट नहीं बटेंगे कि आप सीनियर हो या वो। सर्वे कराए, 3 सर्वे हुए हैं, उसके आधार पर टिकट तय होगी इस बार। तो सर्वे आप में जिसका नाम आएगा तो लीजिए, सर्वे कोई ऐसा पारदर्शी तो है नहीं आपका कि सारे कार्यकर्ताओं के सामने आप खोल के रख दें कि साहब ये सर्वे कराया था, इस कंपनी ने किया है। कंपनी भी आप ही के द्वारा तय की गई है, कार्यकर्ता ने तो तय करी नहीं है। अब किसी को भी आप बता देंगे कि सर्वे में ये नंबर 1 आया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को भी जो जीतना है इलेक्शन, ऐसा नहीं है। जो ऐसा आप अपने बताएं ना, कोई नेता के साथ ये प्रोफेशनल एजेंसी है, इससे हमने सर्वे कराया है और इस सर्वे में इनके नाम आए हैं। ये आप कहाँ रख रहे हैं अभी जनता के सामने? कार्यकर्ताओं के सामने ये कोई जरूरी भी नहीं है जनता के सामने अभी रखें, लेकिन जो जीतने वाला होगा टिकट उसी को देंगे। और अभी जनता को, कार्यकर्ताओं को नहीं बताएंगे कि क्यों हम इनको बना रहे हैं? नहीं, कार्यकर्ता को तो कुछ समझ में आएगा जब उसी क्षेत्र के कार्यकर्ता। और फिर मान लीजिए वहाँ के युवा कार्यकर्ता को या जमीनी कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलेगा, तो वो एन चुनाव के समय पे जो बखेड़ा खड़ा करेगा उससे निपटने की सवाल ये होता है उस युवा कार्यकर्ता का अगर इतना असर है कि वो जीत सकते हैं तो टिकट उनको मिलेगी, ऐसा है। और अगर उसने वोट काट लिए और नहीं जीत सकने की आपने गारंटी दी है या आपने ये कहते हुए उसका टिकट काटा है, तब फिर नहीं, देखिए, अब वो ऐसे हमारे कांग्रेस इतने दिन नहीं छोड़ते ऐसे। अभी ये जो छोड़े हैं ये बहुत ये तो आराम से छोड़िए क्या? ये तो एक व्यक्ति से जुड़े हुए लोग थे, सीधी बात में होता है ना आपको। नहीं, इसमें भविष्य उन्हीं की संख्या सुनता लीजिए, प्रद्युम्न लोधी कौन से व्यक्ति से जुड़े हुए लोग थे? ये थोड़ी कोई सिंधिया जी के कैंप के थे। नहीं, वो सिंधिया जी के साथ थे पहले भी, जब वो एक बार
दिल्ली विल्ली बुलाए थे बहुत पहले, तब भी गए थे उस ग्वालियर। उन्होंने कहा हम सिंधिया जी के साथ ही हैं। और ये सुमित्रा देवी, ये भी वहीं सुसाइड की, ये अभी जो गई हैं, उनका दूसरा मामला वो उनका वो फंसे हुए हैं, उनके हस्बैंड ड्रग्स वगैरह मामला क्या है वो चक्कर। बोलिए ना कि अरुण यादव कैंप से हैं, उनकी भी उपेक्षा हो रही है, इसीलिए ये चले गई। अब अरुण यादव कांग्रेस में है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि उन्हीं के समर्थक जो है भाग खड़े हो रहे हैं। अब इसमें सिंधिया जी कहाँ आ गए? ये देखिए आप, ये अब जैसे रामनिवास रावत के अभी उन लोगों ने कह दिया इंक्रोचमेंट है, ये करके उनके उस पर छापे डलवा दिए, करा दिया। वैसे ये इस तरीके से बदले लेके प्रेशर डेवलप करके लोगों को तोड़ रहे हैं। ये जब काले धंधे करोगे तो कोई भी कुछ करेगा, उसमें क्या डरना फिर? काले धंधे वो तो कोर्ट वोर्ट पे जाएंगे तो सब स्थिति साफ हो जाएगी। कोर्ट में जाएंगे जब जाएंगे, अभी तो फिलहाल काला धंधा था तो दिख रहा है ना वो तो सामने। नहीं, काला धंधा नहीं था, वो सब नियमों के अंतर्गत था। तो नियमों के बस अंतर्गत वो था जो तो फिर क्यों आप जो सुमित्रा फिर क्यों देवी का आपको नोटिस मिला बाकायदा और नोटिस मिल के कार्रवाई हुई है? सुमित्रा देवी को तो कहते कि उनके वो परिवार फंसा हुआ है, उस चक्कर में उन्होंने प्रेशर डेवलप करके लिया है इधर, और क्या। तो ये कांग्रेस बता नहीं पा रही कि उनके मुंह से कहलवा देती। उनने तो उल्टे कहा है कि आपकी सरकार में वो परेशान थी, कभी सीएम मिले ही नहीं कभी उनसे। कहने वाला, देखिए आप क्या कर सकते हो, 3-3 बार पार्टी मीटिंग हुई, सीएम ने विधानसभा में भी एमएलए को टाइम दिए, और क्या कर सकते हो आप? आपको पता है पार्टी मीटिंग जब होती है, अगर मान लीजिए 114, वैसे तो बहुमत था नहीं आपका, 114 या 115 आपके विधायक थे, अगर वो एक एक करके भी बोले तो पूरा दिन भर हो जाएगा उसमें। इतनी बड़ी मीटिंग होती थी आपकी क्या? नहीं, वो तो सबसे एमएलए से 1 घंटे 2 घंटे में तो आप समेट देते थे सब। देखिए सुबह भी सीएम हाउस एमएलए में सबसे अलग से मिलते थे एमएलए को। अरे मिलते होते तो ये कैसे कह रही हैं दोनों तीनों सारे अधिकांश विधायक ये कह रहे हैं कि साहब इनके पास मिलने का टाइम ही नहीं था। उनको मंत्री बनना था, नहीं बने तो छोड़ने के लिए बहाना चाहिए था, चले गए, क्या करोगे? चलिए, कुल मिला के बहानेबाजी का ये दौर है। और जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही है कि जिन्हें जाना था वो चले गए, और जो बचे हैं अब उनमें से कितने जा रहे हैं उनके लिए भी कांग्रेस कुछ ना कुछ कारण तो ढूंढेगी। पर सवाल ये है कि जनता के सामने अब ये बात भी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस अपने मुँह मियाँ मिट्ठू जो बन रही है वो भी आपत्तिजनक है, क्योंकि जनता कहीं से ये नहीं कह रही कि कमलनाथ की 1.25 साल की सरकार ने उनके हित में काम किए। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सत्य खबर।